ओके बेटा, ध्यान दीजिए इधर। तो हमारा जो चैप्टर आज का, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि बीच के कुछ चैप्टर्स हमने स्किप किया ड्यू टू स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, और हम वो लेंगे, बाद में कवर करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे जंप कर रहा हूँ। इस पार्ट को, यहाँ से जो शुरू होता है पार्ट को, मॉडर्न फिज़िक्स भी कहा जाता है ना। बहुत जल्द आप समझ में आ जाएगा मॉडर्न फिज़िक्स क्यों कहते हैं। सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ना। मैं अगर आराम से भी लूँ तो 5-6 दिन या एक हफ्ते में इजीली कवर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट, इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन, फिर उसके बाद वेव नेचर ऑफ मैटर, डेविसन एंड ज्योमो एक्सपेरिमेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी फोटो ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। इस चैप्टर की जो शुरुआत हुई, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स, जो एक रीजन, इस रीजन को क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स। इसको फिज़िक्स की टफेस्ट ब्रांच माना जाती है। ये फिज़िक्स का सबसे ज़्यादा टफेस्ट ब्रांच माना जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। एक कहते हैं कि उसमें कहावत भी है, अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स पूरे अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो यकीनन वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो ऐसा वो कहते हैं। मतलब अभी तो चलो आपको सिर्फ बेसिक वर्जन है, बेसिक वर्जन है, मगर एडवांस में जब जाते हैं आप, अभी कुछ खास नहीं है, अभी तक कुछ वो नहीं है तुम्हारे को, तुमको नहीं है मसला, वो तुम्हारे लिए बहुत बेसिक चीज़ें है। जैसा टाइम डायलेशन थ्योरी है ना, वक्त पीछे जाता आगे जाता, वो जो एस्ट्रोनॉमिकल बातें अपन पढ़ते हैं, वर्म होल के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ये सब इसके अंदर रिलेटेड है। मोबियस लूप के बारे में, मैं जो नाम ले रहा, आप बिल्कुल जानते भी नहीं उस चीज़ के बारे में, मोबियस लूप के बारे में, तो ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो वो इतनी डेंजरस है, मतलब कई सारे जो बहुत ही पुराने प्रोफेसर्स, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर्स की, तो वो लोग भी उसमें बोलते हैं ना, झामल जाना, ऐसा कि अरे भाई क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसी सिचुएशन आ जाती। तो खैर, मगर तुमको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुमको सिर्फ बेसिक वर्जन है उसका, और बेसिक में इतना कुछ खास है नहीं, है ना। अब मुझे अच्छे से याद है कि जब सर ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट बीएससी की क्लासेस लिया करते थे हम लोग, तो केमिस्ट्री में इसका सिर्फ हल्की सी झलक थी। केमिस्ट्री के अंदर, बीएससी केमिस्ट्री में इसकी हल्की सी झलक है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की, है ना। हालांकि सर, इमरान सर गोल्ड मेडलिस्ट है, मगर वो वहाँ अटक गए थे। वो बोले थे भैया तुम पढ़ा दो करके, तो वो पार्ट वाला मुझे ही पढ़ाना पड़ा था जब फिज़िक्स का पार्ट रहता। तो खैर चलो, अब अगर हम वापस आते हैं सिचुएशन पे, तो अब अगर मैं यहाँ पर है जो इवेंट्स होने वाले हैं, उसकी थोड़ी सी टाइमलाइन बना दिया मैंने, ताकि चीज़ें जो होने वाली है उसको थोड़ा सा सही तरीके से अपन जोड़ पाए। 1887 में एक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट हुआ था। देखो, अभी आपने जो कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर को स्किप किया, जैसे मैंने स्किप किया, तो वहाँ पर मैक्सवेल्स इक्वेशन और हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट, ये दो चीज़ों ने ये बात को साबित करी थी कि लाइट जो है वो एक वेव नेचर है। लाइट क्या है? एक वेव नेचर रखती है। इट ट्रैवल्स लाइक अ वेव। हर्ट्ज़ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। हर्ट्ज़ ने, सुन लो अच्छे से, हाँ, हर्ट्ज़ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन द ईयर 1887। उसमें उन्होंने क्या किए थे, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक स्पार्क जनरेट किए थे, और उसमें वेव्स, मतलब उन्होंने ये प्रूव किया था मैथमेटिकली हर तरह से, ये वेव जो इस एनर्जी यहाँ से निकली है वो वेव नेचर की है, यानी इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। ये बात उन्होंने साबित किए थे। खैर, इधर का पार्ट हो गया लिखना, है ना। तो ये बात उन्होंने प्रूव किया था बाकायदगी से। अब हुआ ये, एक कमाल की बात ये है कि उसी इवेंट में, जब उसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक और इवेंट को देखा था, हर्ट्ज़ साहब ने उसी एक्सपेरिमेंट में एक और इवेंट को देखा था, मगर उन्होंने उस इवेंट को नज़रअंदाज किया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस बात पे। उनके जो सबऑर्डिनेट्स, उनके जो स्टूडेंट्स थे जो उनके अंडर पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने उस बात को कैरी किया और बाद में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया
और अराउंड इन द 1902 है ना, उनके सबॉर्डिनेट्स हॉलबैक्स एंड लेनार्ड, उन्होंने जो उनके जो एक्सपेरिमेंट ने जो बात को प्रूव किया था कि लाइट जो है या एनर्जी जो है वो वेव नेचर की होती है, उसका पूरा उल्टा आ गया। कि उसी एक्सपेरिमेंट ने, जिस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया कि लाइट क्या है, एनर्जी क्या है, वेव नेचर की है, उसी एक्सपेरिमेंट ने ये भी साबित कर दिया कि लाइट जो है, एनर्जी जो है, वो पार्टिकल नेचर की है। मतलब भाई तुम सोचो कितनी ज़बरदस्त आयरनी है। एक एक्सपेरिमेंट जो बोल रहा है, प्रूफ करके दिखा रहा है आपको बाकायदगी से, मैथमेटिकल हर तरीके से प्रूफ हो गया, सब लोग खुश, हाँ भाई बिल्कुल सही, अब तो पक्का यकीन हो गया कि लाइट क्या है, एनर्जी क्या है, वेव नेचर में ट्रैवल करती है ना। उन्होंने बोले रुको ज़रा, सब्र करो, है ना। हॉलबैक और लेनार्ड अपना एक्सपेरिमेंट जारी रख रहे थे, अरे बोले इसके ऊपर अपन स्टडी करते ज़रा, है ना। उन्होंने खुद बोला कि इसको देखो, स्टडी करो क्या है, तो ये आएंगे उस बात पे क्या हुआ था उस टाइम। तो अब उन्होंने क्या देखा कि हॉलबैक एंड लेनार्ड ने 1902 में, वो बाद में सक्सेसफुली उन्होंने बोला कि भैया हम ये बात साबित कर सकते हैं कि लाइट जो है वो है ना आपका वेव नेचर, सॉरी वेव नेचर नहीं, पार्टिकल नेचर होता है। तो वही बात यहाँ पर हम लोग ने इधर देखा, तो गजब की चीज़ें हुई थी। तो जो मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन में हम पहले जैसा थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं, ये पहला था हिस्टोरिकल इवेंट को लेकर, और दूसरा था पॉइंट्स है ना रे, बोलन थोड़ी है, हमारा डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज एंड इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम बाद में पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। फिर उसी के अंदर हम पढ़ेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इधर रख देता हूँ मैं, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगर कोई बंदा एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ने शुरू करता है तो उसको ये सारी बातों को, जो इवेंट्स को सब आगे पीछे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए मैंने ये दो चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेटली बनाया। इंट्रोडक्शन में जो एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है, उसको पूरा सेपरेट करके बताया मैंने आपको। प्लस इसके अलावा यहाँ पर जो इवेंट्स हुए उसको टाइमलाइन के साथ अपन देख रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा, इन द ईयर 1887 एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने क्या प्रूव किया कि लाइट यानी एनर्जी जो है वो क्या है, एक वेव नेचर की होती है ना। और ये बात को सभी लोग मानने लग गए, अरे हाँ बिल्कुल सही है। बोले हाँ ये तो बाकी आगे जाके आप देखेंगे कि ये बात और भी कई लोगों ने प्रूव करके दिखाया है ना। आगे आप पोलराइजेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, है ना। तो ये काफ़ी लोगों ने बोले कि हाँ बात बिल्कुल सही है ना। मगर उसी दौरान जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसी ईयर के रेंज में अराउंड बहुत सारे और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। जैसे कि इन द ईयर 1895 डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज करके हुआ। अब एक्सरेज की डिस्कवरी आपको शायद मालूम होगा, आपने पढ़े होंगे स्कूल में, ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, है ना। विलियम जो रॉन्टगेन जो है, हमारे विलियम नहीं सॉरी रॉन्टगेन, नाम पूरा इनिशियल मुझे याद नहीं आ रहा। तो रॉन्टगेन साहब जो है वो कुछ और चीज़ को स्टडी कर रहे थे, कैथोड रेज को स्टडी कर रहे थे। व्हाट आर कैथोड रेज, एनी आइडिया? कैथोड रेज, रिजवान वो दानियल को बाद में देखना, इधर ध्यान दे, आई नो ही इज़ वेरी स्मार्ट, इधर ध्यान दे। तो भैया कैथोड रेज जैसे आज के ज़माने में हम जानते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड सो, है ना। मगर उस वक्त की बात चल रही है जब इंसान एटॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक से जानता नहीं था, है ना। वो सोचता था किसी भी पार्टिकल का सबसे लास्ट जो कोई पार्ट हो सकता है, इंडिविजिबल पार्ट हो सकता है, तो वो एटम है, एटम के अलावा कुछ भी नहीं है। मगर ऐसा है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट स्टडी उस वक्त चल रहे थे, उसको स्टडी करने के लिए कि क्या हो सकता है, उसके अलावा और क्या होता है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट शायद से मेंशन नहीं किया,
जे थॉमसन, विलियम क्रुक ने 1879 में, ये मुझे बताना चाहिए था इसमें, और 1879 में आपका विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक स्पेशली टाइप का डिज़ाइन किया था ग्लास ट्यूब। मैं अब ये बताना चाहूँ कि अगर ये ग्लास ट्यूब कैसा था, तो कुछ इस तरह से एक ग्लास ट्यूब था, और इसके एक एंड पे एक इलेक्ट्रोड, दूसरे एंड पे दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पर था। ओके, और उन्होंने एक हाई टेंशन बैटरी से उसे कनेक्ट किया था, उसे एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हाई टेंशन बैटरी बताने के हिसाब से, तो उन्होंने क्या किया, इसे एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर डाला। अब देखो, जैसा मैं आपको बताऊं, ये इसका एक थोड़ा बहुत इस तरह का, जस्ट अ मोमेंट, कुछ इस तरह का था वो, जस्ट अ मोमेंट। देखो, ये इस तरह का आप एक्सपेरिमेंट सेटअप देख सकते हैं। ये एक ग्लास ट्यूब जैसा आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये एनोड है और ये कैथोड है, और ये हाई टेंशन बैटरी पे उन्होंने सेट किया था। अब उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर मैं मान लो कि यहाँ पर आपका जो गैसेस अंदर भरी हुई है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, भरी हुई है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लगा के देखा, तो यहाँ से किसी भी चीज़ का कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। मगर जब उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ से थोड़ा क्या प्रेशर, तो उन्होंने थोड़ा सा ड्रॉप डाउन किया, काफ़ी ज़्यादा कम प्रेशर जनरेट किया यहाँ पर। तो जब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम प्रेशर जनरेट किया, और उन्होंने क्या देखा यहाँ पर कि एक यहाँ पर ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर की एक फ्लोरेसेंट बीम लाइट ऐसा नज़र आ रही है। जैसे कि आपको बताऊं, ये देखो इस टाइप की, ये आपको नज़र आ रहा ना, थोड़ा ग्रीन टाइप की ऐसा, ये एक्चुअल क्रुक्स ट्यूब है। तो यहाँ पर उनको ग्रीन कलर की ऐसा येलोइश ग्रीन टाइप की कलर की लाइट उनको यहाँ पर नज़र आई। अब भाई ऐसा है कि वो ट्रैवल कहाँ से कर रही है, यहाँ से ये इलेक्ट्रोड से बाहर निकल के ये इलेक्ट्रोड पे जा रही है। इस इलेक्ट्रोड का नाम उन्होंने दिया था कैथोड, और इसका नाम क्या दिया था उन्होंने, एनोड, है ना। तो भैया ये जब उन्होंने देखा, विलियम साहब ने, कि भैया उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, अपन जो बोल के चल रहे हैं ना कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल, उससे छोटा कुछ भी नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता, ये बात गलत है ना, ये बात गलत है। कुछ तो है, और कुछ तो और है जो निगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रहा ना, तो वो निगेटिवली चार्ज है। अब वो कुछ तो है, उनको ज़्यादा वो डिटेल उसमें नहीं बता पाए। तो भाई अब जैसा क्या हुआ कि ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया। उसी एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे थे आपके रोंटगेन साहब, उसी एक्सपेरिमेंट को वो और स्टडी कर रहे थे रोंटगेन साहब उस चीज़ को, मगर उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किस चीज़ को कर लिया, एक्सरेस को, है ना। उन्होंने क्या देखा कि ये एक्सपेरिमेंट को वो कुछ पेपर से ढक कर वो कर रहे थे, और उन्होंने ये देखा कि भाई आप जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को ऑन किया, तो एक पर्टिकुलर कार्डबोर्ड पर उस चीज़ का मतलब कहा जाएगा फोकस आ रहा है। जैसे ग्रीन कलर की जो लाइट जैसे आपको नज़र आई, वैसे ही कार्डबोर्ड जो बाहर रखा हुआ है उसका फोकस आ रहा है। तो बोले यार ये तो उससे आर पार निकल गया, पेपर से भी आर पार निकल गया, ये क्या चीज़ है। फिर उन्होंने और मल्टीपल अलग अलग टाइप की शीट्स लगा के देखे उन्होंने, अच्छा इस पर भी आ रहा, इस पर भी आ रहा, हाँ उस शीट पे इंटेंसिटी उसकी कम ज़्यादा हो रही थी। फिर आखिर में उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पे लगा के देखे। अब जब फोटोग्राफिक प्लेट लगा के देखे, तो उन्होंने ये देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पे जिस हिस्से से वो जा रही है रेस, वो उस हिस्से को काला कर दे रही है, वो उस हिस्से को क्या कर दे रही है, काला कर दे रही है। फिर उन्होंने क्या किया, अपना हाथ ऐसा डाल के देखा बीच में, तो जब उन्होंने हाथ डाल के देखा तो उनकी हड्डियों का स्ट्रक्चर नज़र आया, है ना। तो फिर बाद में उन्होंने जब देखे, अरे भाई ये तो कमाल की चीज़ है, उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, जल्दी से आओ देखो एक नई चीज़ दिखाता तुमको, तुम क्या मुस्कुरा रहे इतना। तो अब भैया जब उन्होंने उनकी वाइफ को बुलाया, देख भाई देख एक नई चीज़ बताता मैं, उन्होंने उनकी वाइफ का ऐसा हाथ रखे उसके अंदर, बताया उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो पूरा उसका इंप्रेशन विद एक रिंग फिंगर थी उनके यहाँ हाथ में, तो वो भी उसके ऊपर आ गई। तो मतलब इसका मतलब ये समझ में आया
इससे कि ये जो भी रेज है ये मसल्स को तो या टिश्यूज़ को तो पेनिट्रेट करके चले गई, बस हड्डियों को पेनिट्रेट करके नहीं जा पाई, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज हुआ था बाय रोंटगेन, और ये जो डिस्कवरी थी कैसी थी बेटा, एक्सीडेंटल, जिसको हम लोग कहेंगे डिस्कवरी कहा जाएगा। अब इसी तरह से चलो एक्सरे का तो हो गया, इसी साथ जैसे कि आपने देखा कि ये इस एक्सपेरिमेंट से फिर आप इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे और उन्होंने एक्सरेज की स्टडी डिस्कवरी हो गई, और एक्स नाम इसलिए रखा क्योंकि भाई अपन कोई भी बोलते हैं लेट दिस बी एज एक्स, लेट एक्स बी एनी नंबर, तो अपन जानते नहीं जिसके बारे में एक्स कंसिडर करके रख देते, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया इसका नाम एक्स नाम रख देता हूँ, तो उस पर से आज तक नाम कैरिड है, एक्सरेज करके अब तक चल रहा है। फिर उसके बाद इन द ईयर 1897 जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना। 2 साल के बाद इनके कहा जाएगा, जो इसी बात को अगेन और स्टडी कर रहे थे कि ये जब बात साबित हो गई कि भैया वहाँ से कैथोड रेज बाहर निकलते हैं जो निगेटिवली चार्ज है। हाँ भाई, विलियम क्रूक साहब ने उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कवर नहीं कर पाए थे, मगर जे थॉमसन ने उसी एक्सपेरिमेंट को और बेहतर तरीके से स्टडी करने की कोशिश की। उन्होंने और प्रॉपर तरीके से उसको नेचर को स्टडी करने की कोशिश की, तो उसके लिए उन्होंने स्पेशली डिज़ाइन एक ट्यूब है, मुझे ये मिटाना पड़ेगा मगर कैसे करो, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज भी हो गया ना, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। देखो इधर ध्यान दो, 2 मिनट में ज़रा डायग्राम बना लो इस चीज़ का। बातें मत करो यार, नालायकों ऐसा हरकतें मत करो, जाहिलों के ऐसा मत करो। बॉयज समझ में नहीं आ रही बात? ठीक है, तो ये है रहा आपका कैथोड, ये रहा एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक कोटिंग लगाई जाती थी जिंक सल्फाइड की। तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई जाती है। और देखो सबसे पहले तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ से आप क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। चलो यहाँ की भी लगा देता हूँ मैं, और ये एरो लगाने का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। तो जैसे ही ये की ऑन हुआ, की क्लोज हुआ, यहाँ से छोटे 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 मुझे यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स, या जो भी अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल सकते अपन, अभी कुछ पार्टिकल्स निकलते हुए यहाँ पर नज़र आए। अब नज़र आए इन द सेंस हमारे को नेकेड आई से तो नज़र नहीं आते थे, है ना, बट इतना है कि हमने यहाँ पर क्या देखे, एक यहाँ पर जिंक सल्फाइड पे की स्क्रीन पे कुछ आपको ट्रेसेस नज़र आए, तो उसके बेसिस पे हमने कहा कि भैया यहाँ पर कुछ तो निकल के आया है जो इधर एक्सेलरेट हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ एनोड रखा, और यहाँ से जो भी चीज़ आई होगी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हुई होगी, और वो सीधा आके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में सामने की फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे वो अपना निशान बना देती है। अब इसका नेचर स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरह से और इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ओके, तो उन्होंने और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, मान लो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव टर्मिनल दे दिया उन्होंने,
ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ऑफ कोर्स ये फिर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जब उन्होंने इस तरह से इसके अंदर दिए तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो रे है उसका डेविएशन हो गया, ये रे जो है अपने रास्ते से डेविएट हो गई। इवन जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा, उन्हें इसी रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा के देखा। हो सकता है मैं डायरेक्शन को लेके गलत हो सकता हूँ, मैं ऊपर या नीचे को लेकर एक बार देख ही लेते ना। BVF, पॉजिटिव चार्ज को ऊपर, निगेटिव चार्ज को नीचे बराबर है। तो देखो, तो जब मैग्नेटिक फील्ड इसको अंदर की तरफ ऐसी लगाई गई परपेंडिकुलरली, तो उन्होंने देखा कि यहाँ नीचे की तरफ डेविएशन हो रहा है। मतलब एक बात तो साबित हुई कि यहाँ पर जो भी रेज है उसका असर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी उस पर असर होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी उस पर असर होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट को करीब लेकर आया, और जब मैग्नेट को करीब लेकर आया तो आपने देखा कि इसमें डेविएशन आ गया, इसके अंदर वो नीचे की तरफ बेंड हो गई। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और इससे फिर उन्होंने ये साबित किया कि भैया देखो, यहाँ से जो भी चीज़ निकली थी, जो भी चीज़ पार्टिकल निकला था उसका निगेटिव इन नेचर था। वो जो पार्टिकल था निगेटिवली चार्ज था, और जब निगेटिवली चार्ज था, है ना, तभी वो उधर आगे की तरफ एक्सेलरेट हुआ। दूसरी बात, ये कोई मतलब कहा जाएगा वो एटम नहीं हो सकता, क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ से आया था उसका मास बहुत ज़्यादा कम था एटम से, अराउंड 2000 गुना। उनका ये कहना था अराउंड 2000 टाइम्स वो छोटा था उससे, तो अराउंड 2000 टाइम्स ये उससे क्या था, कम मास था। तो जो भी चीज़ आई वो बहुत ज़्यादा हल्की है, इवन एटम से भी हल्की है, और वो निगेटिवली चार्ज है। ये जे थॉमसन ने इस बात को उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया। और साथ ही साथ उन्होंने E/m रेशियो भी कैलकुलेट करके बताया। E/m रेशियो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज टू मास रेशियो। कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या होती है? E/m रेशियो की वैल्यू 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो भैया इन्होंने यहाँ देखा कि भाई ये जो है E/m रेशियो उसकी कैलकुलेट करके बताया उन्होंने, और साथ ही साथ ये जो आपकी बीम निकली, कैथोड बीम, उसकी स्पीड भी निकाले। जो इसकी स्पीड है, इट वाज अराउंड 0.1 to 0.2 टाइम्स ऑफ सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन 0.1 0.2 है ना, हाँ, 0.1 to 0.2 टाइम्स ऑफ सी का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि एटम ही आखिरी पार्टिकल नहीं है, उससे और अंदर कुछ तो है, उसके अंदर और कुछ तो भी है जो निगेटिवली चार्ज है। जिसके बाद उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, उसका नाम होता है प्लम पुडिंग मॉडल, जिसके बारे में अपन अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो इसमें हम लोग ने ये E/m रेशियो के बारे में, वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेस के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने पढ़े। अब देखो क्या हुआ, उसी वक्त में और भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, है ना। एक थर्मियोनिक एमिशन से रिलेटेड था कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट करो, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट करो, किसी मेटल को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। उन्होंने E/m रेशियो निकाल के देखे, वही वैल्यू आई। फिर उसके बाद अगर किसी पे लाइट इंसिडेंट करते हैं, किसी पे आप लाइट इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल पे, तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट करते हैं। उन्होंने भी E/m रेशियो के कैलकुलेट करके देखे, अगेन सेम वही वैल्यू आई। इसका मतलब जो इन्होंने कैलकुलेट किया था, जो उनके अजम्पशंस थे, वो क्या है, काफ़ी हद तक के सही है। तो इसीलिए जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना गया कि भैया ये तो इसने कुछ अच्छा, एक अपन जो मान के चल रहे थे एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, ये बहुत ही गलत चीज़ है, उसके नीचे भी और अंदर भी कुछ और है। और फिर वहाँ से एक और नई जर्नी चालू हुई, एटम को अंदर तक के पूरा अच्छे से स्टडी करने। आज तो अपन यहाँ तक के देख लिया है कि भाई एटम तो छोड़ो, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो भी किस चीज़ से बने हैं, कैसे बने हैं, ये तक के अपन स्टडी कर चुके हैं, है ना। जैसा कि आपको याद होगा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़े। तो अब तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं, अभी और आगे पता नहीं और क्या क्या डिस्कवर कर पाएंगे अपन। मगर देखो यहाँ पर इसलिए बहुत बड़ा उसको ब्रेक थ्रू माना गया, और फॉर दैट पर्पस उनको एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया कि हाँ भैया ये आपने बहुत बढ़िया। आप लगा रहे लोग आवाज़ दे रहे थे क्या? कौन है बाहर? कॉलेज में गए थे, खुद ही बेटा दरवाजा।
चलो ठीक है। फिर उसके बाद तो ये था जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के बारे में। फिर उसके बाद जो था आया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसा था? ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने चार्ज की वैल्यू हमें दिया। हम ना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़े है ना, हमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका, कैसे किया क्या किया इतना डिटेल में नहीं है, बहुत हल्का सा हमको है। यहाँ पर देखो आपने देखते हैं अंदर एक इवैक्यूएटेड चैम्बर होता है, यहाँ से पूरा चैम्बर को खाली किया जाता है, जितना हो सके लो प्रेशर पे रखा जाता है। यहाँ एक एटोमाइज़र होता है, यहाँ एक डिस्क होता है जिसमें एक छोटा सा छेद होता है, नीचे भी एक डिस्क होता है जो कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एक्स रे सोर्स रहता है, एक्स रे सोर्स, और यहाँ एक होता है माइक्रोस्कोप। आपको बहुत बेसिक वर्जन देखना है बेटा, ये डायग्राम भी नहीं है आपको सिर्फ क्या करता है वो देखना है, इसमें क्या हुआ था, किस चीज़ की वैल्यू निकल के आई थी, बस वही चीज़ देखना है, बाकी कुछ नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये काफ़ी टाइम बाद हुआ ना मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जैसे देखो उनका जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसका सेटअप ऐसा था, है ना, कुकर जैसा दिख रहा तुमको, है ना, तुम बेटा उसी में रह जाएंगे। बाद में वही है, कुकर में चावल चढ़ाओ दाल चढ़ाओ, है ना, बोलेंगे अजी आती हूँ ऑफिस से, चावल पका के रखना है ना। कौन बोला विद एक्सपीरियंस? बेटा तुम करो तो सही शादी। अब देखो बेटा ये सेटअप आपको नजर आ रहा होगा, जोक सपाट, इधर ध्यान दो। ये देखो ये आपको दिख रहा माइक्रोस्कोप, है ना, और ये देखो ये एक यहाँ दिख रहा होगा आपको, शायद नज़र नहीं आ रहा होगा क्लियरली, ये एटोमाइज़र। एटोमाइज़र बोले तो स्प्रे जैसा है ना, अपन परफ्यूम की बॉटल्स को ऐसा दबाते हैं, उसमें से ना निकलता स्प्रे, हाँ बस हो गया, है ना। एक वो उस वक्त पे जो था स्प्रे करने का तरीका एक पंप जैसा आता था, एक छोटा सा पंप ऐसा ऐसा स्प्रे करते थे। पुरानी पिक्चर हॉलीवुड मूवीज़ में अगर आप देखेंगे तो यूँ इस तरह से पंप करके वो स्प्रे करते थे, तो वैसे ही कुछ ऐसा था एटोमाइज़र। और बाद में देखो यहाँ पर है एक्सरे का सोर्स रहता था, यहाँ लगाते थे, और ये माइक्रोस्कोप है नीचे लगा है उसको देखने के लिए। ये 2 इलेक्ट्रोड्स की जगह है, यहाँ पे नीचे है और ऊपर है। खैर तो यहाँ क्या होता था, तो मिलिकन साहब ने यहाँ क्या किया था कि देखो यहाँ पर से उन्होंने कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स को यहाँ पे इस तरह से स्प्रे किया था, और उसमें से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं। तो फिर जब वो ऑयल ड्रॉपलेट्स का मोशन होता है नीचे की तरफ, जब आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ज़्यादा करके आप वो ऑयल ड्रॉप को बैलेंस भी करते हैं पर, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने ई की वैल्यू निकाला। अगेन मैंने कहा कि वो डिटेल में नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो उन्होंने जो ई की वैल्यू आई 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹। उन्होंने ये कहा कि ऑयल ड्रॉप्स पे देखो क्या होता है, जब ऑयल ड्रॉप्स नीचे जाते हैं इनिशियली तो ऑयल ड्रॉप्स न्यूट्रल रहते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता है, मगर जब वो यहाँ से जाती है, एक्सरे सोर्स है ना, तो जब ये एक्सरे सोर्स ये ऑयल ड्रॉप से ऐसा टकराता है तो उन्हें आयोनाइज कर देता है। उन्हें क्या कर देता है, वो आयोनाइज कर देता है। एक्सरे सोर्स ऑयल ड्रॉप्स को आयोनाइज कर देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। अपन ने किए थे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के, बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, है ना। Fe इज इक्वल्स टू Fg, है ना, Qe इज इक्वल्स टू Mg। अपन ने चार्ज निकाल सकते हैं भाई, ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज है वो पता लगाओ, है ना, ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज है ये पता लगाओ। ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देख चुके हैं ऑलरेडी, ये थोड़ा बहुत ऐसा कुछ। तो भैया इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि भाई चार्ज कितना है। उन्होंने ये पाया कि इस पर जो भी ऑयल ड्रॉप पे जितना भी चार्ज था, ऑयल ड्रॉप पे जितना भी चार्ज था, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है अपॉन दिस 1.60 इंटू 10⁻⁻⁹। यानी कहने का मतलब भाई इतना चार्ज है, और जब भी मैं इस नंबर से उस पर डिवाइड करता हूँ, इस नंबर से उसको डिवाइड करता हूँ, तो हमेशा मुझे कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू मिलती है, -1 -2 -3 +1 +2 +3, मतलब नेचुरल नंबर अपनी भाषा में बोलेंगे। नेचुरल नंबर तो जिससे पॉजिटिव रेंज में हो जा रहा है ना, मगर अब मैं इंटीजर बोले तो निगेटिव रेंज में भी हो जाता,
तो भाई यहाँ पर हमेशा इंटीग्रल नंबर पे मिल रहा है। अब कोई चीज़ अगर बार बार, है ना, मैं बार बार अगर मैं यहाँ पर इस नंबर से डिवाइड करके देखता हूँ, ये चार्ज मैं देखता, अच्छा ये वाले ड्रॉप पे कितना चार्ज है, तो अमका ढमका फलाना इतना चार्ज है, ये वैल्यू से डिवाइड करके देख कितना आ रहा, तो बोले 10, मान लो थोड़ी देर के लिए 10 कूलम करके आ रहा। अच्छा ये वाले ड्रॉप पे देख तो कितना आ रहा, तो बोले -5 कूलम। अच्छा वो वाले ड्रॉप पे देख तो कितना आ रहा, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, रफ ले रहा हूँ, तो भाई 1 कूलम। मतलब भाई तुम क्या कर रहे, इस नंबर से तुम डिवाइड कर रहे, तो हमेशा तुमको क्या मिल रहा, एक इंटीजरल नंबर मिला। तो उससे ये साबित हुआ कि अच्छा मतलब ये बेसिक है, ये तुम्हारा बेस है, यानी कम से कम जो वैल्यू हो सकती है वो इतनी हो सकती है ना। तो इस तरह से उन्होंने ये इसकी शोध की थी। हालांकि देखो एनसीईआरटी में ये वैल्यू दी गई है, मगर कई सारे रेफरेंस बुक में इसका जो वैल्यू है 1.59 समथिंग कुछ दिया हुआ है ना, 1.5859 समथिंग ऐसा, कि उनका ये कहना था। एग्जैक्ट ये नहीं वैल्यू में नहीं मिली थी, मगर काफ़ी क्लोज मिली थी। बट वी हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये दिया तो हम मान के चलेंगे कि ये है, उन्होंने ये वैल्यू ढूंढ के निकाला था, है ना। अगेन इस वैल्यू जब चार्ज की वैल्यू निकल के आई, जब चार्ज की वैल्यू निकल के आई और साथ ही साथ जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको डिवाइड करके देखा गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके देखा गया, तो वंस अगेन वही वैल्यू मिला E/m का 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। मतलब इसका क्या मतलब, देखो आप सोच रहे हैं सही तो पहले मिल गया होगा, पहले डिवाइड करे होंगे, नहीं, ये पहले डिवाइड नहीं किए थे उन्होंने, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाया इसको, और ऐसा लगाया कि भैया यहाँ पर ये यहीं पर आ रहा, बीचों बीच आ रहा, ना ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा ना नीचे डिफ्लेक्ट हो रहा। इसका मतलब क्या हो, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो चुके। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q × E, है ना, और इसका क्या होता है QVB। नहीं शायद मैंने गलत उसको पकड़ लिया, नहीं सॉरी ये इक्वेशन नहीं थी, वो मैं गलत इक्वेशन पे चले गया। बट ठीक है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन आई थी जिसमें E/m आया था, और अपन ने मतलब वो नहीं आप जो सोच रहे होंगे वो अपन ने वहाँ पर कैलकुलेट किए थे बोर्स मैग्नेट्रॉन में, वो वाला नहीं। तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन आई थी जिसमें E/m आया था, E/m की वैल्यू निकाले गए थे अपन ने, और पता ये चला था कि भैया इसका वैल्यू ऐसा आ रहा है। बाद में जब E की वैल्यू निकल के आई और उसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया गया, तो पता क्या चला, अरे भैया ये तो वही पुरानी वाली वैल्यू है। मतलब जो अपन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले वो गलत नहीं है ना। और अगेन मैं आपको बता दूं ये माइनस साइन के साथ आएगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेंशन किया था, है ना। तो भैया ये गलत नहीं है भाई, जो बोला गया है वो बहुत ज़्यादा सही है। आई बात समझ में आपको, है ना। तो इस तरह से फिर ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। फिर हमारा देखो यहाँ पर आपने देखा टाइमलाइन में क्या क्या हुआ, हर्ट्ज ने कुछ और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। यहाँ आप जो देख रहे हैं सारे के सारे देखो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट काफ़ी बाद में हुआ था, है ना, इसके भी बाद में हुआ था, हॉलबैक्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन के बाद में हुआ था, है ना। इस बात को प्रूव किया था। मगर ये देखो ये वाला विलियम क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, ये सारे ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो है वो किस चीज़ को, एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए चल रहे थे। इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी कर डाली, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर डाली, इन्होंने ये डिस्कवर करा कि भैया भाई आप एटम जो सबसे बोल रहे हैं ना, छोटा पार्टिकल वो तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर और, ठीक है। हर्ट्ज कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो किसका कर रहे थे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन्होंने एक चीज़ इवेंट हुआ जिस पे उन्होंने खास ध्यान दिए नहीं, मगर बाद में हॉलबैक एंड लेनार्ड ने उस इवेंट पे ध्यान दिया और उसके बाद ये चैप्टर ही बन गया आगे का, है ना। तो भाई हम देखते हैं कि अब आगे जाएंगे हम लोग अगले पार्ट पर। हमारा यहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट हुआ, हाँ। अब हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन में। (11.2) इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन अब देखो कैसा है। यहाँ जैसे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट आपने देखा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़कर, है ना, मेटल सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं दूर, है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस मेटल सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब किसी बॉडी में से जो न्यूट्रल बॉडी है, उसमें से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा है, ध्यान दो बेटा अच्छे से, अगर मेटल सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और पॉजिटिव चार्ज की तो टेंडेंसी होती है क्या, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना। तो जाहिर बात है ये इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा।
मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालना कोई मामूली बात नहीं है कि हाँ बस फूक मारेंगे तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होता है, और जब आप उसको निकालने की कोशिश भी करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है वो वापस उसको खींच लेता है ना। तो इसको निकालना कोई मामूली बात नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तुमको निकालना है तो तुमको बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी देना पड़ेगी। जितनी एनर्जी से इसने पकड़ के रखा है उतनी एनर्जी उसे प्रोवाइड करना पड़ेगी। वंस यू प्रोवाइड दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर फिर वो बाहर निकल जाता है ना। तो भैया अब हम बोलते हैं कि भैया उस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं एज वर्क फंक्शन। क्या नाम देते हैं? वर्क फंक्शन। उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल्स सरफेस। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को इंडिकेट किया जाता है बाय φ0। कहीं कहीं कुछ किताबों में W0 से भी इंडिकेट किया गया है, ठीक है ना। तो ये वर्क फंक्शन हम लोग उसको नाम देते हैं। अब देखो कुछ जैसे कि वर्क फंक्शन फॉर प्लैटिनम ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, और प्लैटिनम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे लोवेस्ट होता है सीजियम के लिए, और इसकी वैल्यू होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। है ना, क्या देखे आपने? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.14 इलेक्ट्रॉन। प्लैटिनम के लिए 5.65, सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द हाईएस्ट एंड दिस इज द लोवेस्ट रेंज, ठीक है। अब देखो ये जो मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने के तरीके हैं, ऑन दैट बेसिस 3 मेजर तरीके जो है वो हमें बताए गए हैं, और उनके नाम बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक है आपका सबसे पहला एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। दूसरा है फील्ड एमिशन। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब थर्मियोनिक एमिशन क्या चीज़ है, किस बला का नाम है? भाई सिंपल सी बात है, जब किसी मेटल सरफेस को आप हीट करते हैं, है ना, उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, एक सर्टेन लेवल के बाद हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि वो मेटल सरफेस को छोड़कर वो बाहर निकल जाएं। मेटल सरफेस को छोड़कर वो क्या करते हैं बेटा? बाहर निकल जाते हैं। तो भैया इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है किसी मेटल सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से, हीट देने की वजह से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मियोनिक एमिशन। एक होता है फील्ड एमिशन। बोले ये कैसे होता होगा? आप इलेक्ट्रिक फील्ड सब्जेक्ट करते हैं बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स। इट शुड बी द ऑर्डर ऑफ 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इट शुड बी द ऑर्डर ऑफ 10⁸ वोल्ट पर मीटर। मतलब मान लो कि इसको आपने नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से कनेक्ट किया और ये इलेक्ट्रोड को आपने पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल से कनेक्ट किया। आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए आपने इतना वोल्टेज बढ़ा दिए कि पर मीटर के डिस्टेंस पे कम से कम कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा? 10⁻, अरे 8 जीरो लगा, कितना हो रहा हो? 10 करोड़, है ना। 5 जीरो पे 1 लाख, 6 जीरो पे 10 लाख, 7 जीरो पे 1 करोड़, 10⁸ पर 10 करोड़। मतलब तुम अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा पाए अराउंड 10⁸ वोल्ट पर मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस, 1 मीटर वो तो इतना हो जाएगा, है ना। 10⁸ वोल्ट पर मीटर। सेंटीमीटर में अगर देखा जाए तो 10⁶, 10 लाख वोल्ट के आसपास। मतलब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर 2 प्लेट्स हैं, 1 मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ले लो। 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर 2 प्लेट्स है और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 लाख वोल्ट का है, यानी इधर की तरफ जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी देखेंगे तेरे पास कितनी है? तो बोले एक कूलम के चार्ज के पास 10 लाख जूल है। इधर के पास कितनी? बोले कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम गरीब है। तो भैया अब यहाँ पर इतना अगर फ़र्क आ गया तो ये क्या करेंगे? बीच में कुछ नहीं है, हवा है, बट फिर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इनको छोड़कर चले जाएंगे, है ना। मेटल सरफेस को छोड़कर
चले जाएंगे और ये एनोड के पास जाके चिपक जाएंगे। आया बात समझ में आपको? तो अराउंड 10⁸ वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है तो उसे कहा जाता है फील्ड एमिशन। और अब जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यहाँ क्या होता है, यहाँ असल में ये देखा गया जब मेटल पे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट की जाए। मैं फिर से बोलता हूँ, किस पर बेटा? मेटल सरफेस पर। किस पे बेटा? मेटल सरफेस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। मेटल सरफेस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन अगर आप इमिट करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फिर से निकल जाते हैं, धोखा दे के उसको, और अब यहाँ पर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इस तरह से आपने रेडिएशन मतलब लाइट की मदद से जो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, इस तरह के मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आया समझ में? और ये सिर्फ जो होता है सिचुएशन एक फ्रीक्वेंसी के बाद होता है। बोले ये क्या बात हो रही है, बताते हैं थोड़ी देर में। आया समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब हम आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप सिर्फ ये टाइटल्स डाल के देखो, चलो। अरे क्या डेफिनेशन लिखा हो, तुम्हारे को सब आ जाएगा नोट्स में। तुम अभी जाके लर्न तो करने वाले हैं नहीं। 2-3 दिन में दे दूंगा आपको नोट्स में, तैयारी है, थोड़ा बहुत एडिट करना है उसमें बस। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग आते हैं हमारे अगले पार्ट पे, 11.3 पार्ट। क्या है हमारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये है ना तीसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेवन 3.1 हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन और 11.3.2 हॉलवैक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। हॉलवैक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में देखो, उनके अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम देखेंगे थोड़ा बहुत, 2 मेटल प्लेट्स थे, 2 यहाँ पे मेटल प्लेट्स थे जिनको 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड थे। 2 मेटल प्लेट्स जिसके साथ 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड यहाँ पर थे। ध्यान दो रे इधर। उनका एक्सपेरिमेंट किसी और बात को लेके चल रहा था। उन्होंने क्या किए थे कि एक मेटल प्लेट को वेरी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल मान लो, और एक इलेक्ट्रोड को बहुत वेरी हाई नेगेटिव पोटेंशियल अरेंज दिया था, और यहाँ से स्पार्क जनरेट हुई थी। उन्होंने उस रेडिएशन को स्टडी किया था, जिससे उन्होंने ये साबित करके दिखाया था कि लाइट जो है या जो एनर्जी यहाँ से जो लिबरेट हुई है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब वेव है, वेव नेचर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक रखती है। खैर वो एक्सपेरिमेंट अलग था, उसके बारे में अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में पढ़ेंगे। मगर ऐसा हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट अपने फंक्शन पे नहीं था, मतलब बैटरी से कनेक्टेड था, बैटरी से कनेक्टेड था, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं निकल रही थी क्योंकि उन्हें पोटेंशियल ज़्यादा हाई नहीं रखे थे। उन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटली एक लाइट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उन्होंने एक्सीडेंटली यहाँ पर इंसिडेंट कर दिया। एक्सीडेंटली जैसी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उन्होंने यहाँ पर इंसिडेंट किया, उनको यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता हुआ नज़र आया। स्पार्क होता ना जनरेट, वैसा जनरली स्पार्क कब होता, जब सडनली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। जैसे मान लो अपन वायर लेते हैं, ये सॉकेट के एक पिन में डालते हैं, दूसरा वायर सॉकेट के दूसरे पिन में डालते हैं, उन वायर को अपन ऐसा आपस में टच करते हैं, स्पार्क होता ना जनरेट।
वो क्या इंडिकेट कर रहा कि अचानक जैसे ही आपने टच किए सडनली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से, इस वायर से दूसरे वायर में एंटर कर रहे हैं। दैट्स वाई एकदम स्पार्क जनरेट होता है। तो यहाँ स्पार्क जनरेट हुआ, ऑफकोर्स यहाँ स्पार्क जनरेट होने का मतलब यहाँ कंडक्शन हुआ। क्या हुआ? कंडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से, मतलब ये नीचे वाले टर्मिनल से ऊपर वाले प्लेट, नीचे प्लेट से ऊपर वाले प्लेट में, या नीचे के इलेक्ट्रोड से ऊपर वाले इलेक्ट्रोड में गए। अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट में ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस बात पे उन्होंने ध्यान नहीं दिए। हुआ वो देखेंगे बाद में। अभी अपना क्या फंक्शन है, आपने वो क्या प्रूफ, हर्ट्ज साहब ने क्या बोले कि आपने को क्या प्रूफ करना है कि वो जो एनर्जी है, वो रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो ये बात को वो फोकस कर रहे थे और उसी बात पे फोकस था उनका, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिए। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि देखो भाई ये ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, इस इवेंट की स्टडी करिए आप, क्यों हुआ था, देखो आप पता लगाओ इस चीज़ को लेकर। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, हर्ट्ज का कौन से ईयर में हुआ था, पढ़ो, 1887 है ना। उसी वक्त उन्होंने स्टडी किया, हॉलवैक्स एंड लेनार्ड ने ये इवेंट देखा और उसी चीज़ को फिर उन्होंने कितने साल तक स्टडी करते रहे। फिर उसके बाद इन द ईयर कौन सा, 1903, वो कंक्लूजन है, मतलब एक्सपेरिमेंट वो लगातार कर रहे थे, मगर एक सेटअप डालते ना, कहा हाँ हम अपना क्या बोलते हैं जग जाहिर करते हैं, देखो ऐसा ऐसा है। और 1903 करके अंदर उन्होंने ये किया है ना, पूरा रिप्रेजेंट किया सबके सामने कि देखो ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट, हम ये बात को साबित करते हैं। तो जब हॉलवैक्स एंड लेनार्ड ने इस चीज़ को स्टडी किया, मेरे पास हॉलवैक्स एंड लेनार्ड ने, अरे यार जरूरी होगा कुछ, जस्ट अ मोमेंट। ओके चलो इधर ध्यान दो, जो सपाटी इधर ध्यान दो। तो बात क्या चल रही थी कि आपके जब ये स्पार्क हुआ तो हर्ट्ज साहब ने, उन्होंने कहा हॉलवैक और लेनार्ड को, ये देखो इस पे फोकस करो, ऐसा क्या हुआ, किस वजह से हुआ। तो फिर बाद में उन्होंने काफ़ी हद तक के इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की है। तो जैसे एक एक्सपेरिमेंट सेटअप, जब उनका एक्सपेरिमेंट सेटअप मैं आपको बता देता हूँ, जो एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड में डायग्राम ये दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल सेटअप का, बट मैं आपको उसका एक ईजी वाला डायग्राम दूंगा बना के। एक इस तरह से इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब था, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब था, थोड़ा और इधर पीछे होना चाहिए। बातें मत करो बे। इसको बोलते हैं टू वे की। बातें नहीं, तो कुछ इस तरह से, इधर ध्यान दो, इस तरह का कुछ सेटअप था। यहाँ आप देख सकते हैं ग्लास ट्यूब है और फिलहाल ये टू वे की है। इधर ध्यान दो ना यार, बातों में बिजी है तुम लोग। ये एक क्वार्ट्ज विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो क्या करेगा, रेडिएशन को अपने अंदर आने देता है बट वो वापस उसको एस्केप नहीं होने देगा। और होता क्या था कि जब इस मेटल सरफेस पे ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट किया गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हुए नजर आए। इन द सेंस कैसे पता चला होगा कि इलेक्ट्रॉन्स नजर आए करके, ये उन्होंने एक कनेक्ट कर दिया सर्किट को यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ये सर्किट, ये चाहिएगा आपके
पॉजिटिव को बराबर, हाँ इसको और इसको उन्होंने यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दिया। मान लो ये की को इधर क्लोज कर दिया उन्होंने। तो देखो भाई ये प्लेट कहाँ जा रही है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये कहाँ जा रहा है, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो उन्होंने क्या देखा इस चीज़ को, इस तरह से जब उन्होंने कनेक्ट किया तो उनको माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बहुत बड़ा गैप है ना, यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। ये एक मेटल प्लेट का इलेक्ट्रोड है, ये दूसरे मेटल प्लेट का इलेक्ट्रोड है ना। अब इतना बड़ा गैप है, लाइट इंसिडेंट हुआ और यहाँ से आपने पोटेंशियल लगाया और आपने देखा कि भाई कोई वायर आपस में अटैच नहीं है, मगर फिर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो होते हुए जा रहे हैं। अपने नेकेड आई से तो नज़र नहीं आता, मगर माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन आया। अब माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर करंट का फ्लो हुआ। करंट का फ्लो कैसे हुआ होगा, तो बोले यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से ये साबित हुआ कि भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या था इसके पीछे का रीज़न? ये प्रॉपर रीज़न हॉलबैक एंड लेनार्ड ये प्रॉपर रीज़न नहीं बता पा रहे थे, है ना। वो तो आइंस्टाइन ने ये चीज़ को बाद में प्रूव किया, उस बात को वो आएंगे बाद में अपन उस चीज़ को लेकर। बट अभी फिलहाल हमको सिर्फ एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ हमको वो देखना है। उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यहाँ पर इंसिडेंट किया। कौन से रेडिएशन को बेटा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट किया, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन आया। ओके, अब इससे ये साबित हुआ कि यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट रेडिएट होने की वजह से, यानी लाइट इंसिडेंट होने की वजह से बाहर निकले। इसी कारण इस इलेक्ट्रॉन को एक स्पेशल नाम दिया गया, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको क्या नाम दिया गया बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए क्यों कहा गया, क्योंकि लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये बाहर निकले। और सबसे खास चीज़ क्या देखी उन्होंने, मालूम क्या? उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके देखें। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके देखें। तो जब उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके देखे उन्होंने, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो एमिशन हो रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही हो रहा है, जिसको उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जब तक कि आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जब तक कि आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कैसी है बेटा? कम है। जब तक कि आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो भैया ऐसा है कि यहाँ पर आप देखते थे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो जीरो है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आया। बाद में जब आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बढ़ाया, तब जाके उसके बाद आपने क्या नोटिस किया कि अब आपको वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी को अगर आप ग्राफिकली डिज़ाइन करके बताते हैं, तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, सॉरी, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। कि हमने क्या देखा, जैसे ही आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच करते हैं, है ना, वैसे ही करंट इंक्रीज हो जाता है ना। मगर एक बात बता दे, तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो लाइट की फ्रीक्वेंसी को तुम कितना भी बढ़ाओ, लाइट की फ्रीक्वेंसी को तुम कितना भी बढ़ाओ, वो करंट नहीं बढ़ता। करंट कैसा रहता है? कांस्टेंट होता है। ये ग्राफिकल स्टडी अपने को अगले इसमें करना है, अगले टॉपिक में करना है, चैप्टर नहीं, अगला टॉपिक में करना है। तो अभी सिर्फ हल्का हल्का मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि मेन बात यहाँ समझ में ये आई कि भैया ये जो हर मेटल सरफेस का एक अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। हर मेटल सरफेस का एक अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट करते हो, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हो, तो ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। आई बात समझ में? उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो तो ही उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। तो भैया उस लेवल को उन्होंने क्या नाम दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप उसका उल्टा ये भी कह सकते हैं कि एक लेवल ऑफ वेवलेंथ होता है, एक लेवल ऑफ वेवलेंथ होता है। अगर उससे कम वेवलेंथ की अगर आप लाइट इंसिडेंट करते हो तो ही वहाँ पर से आप रेडिएशन बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे वेवलेंथ को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी के लिए वो मैक्सिमम लिमिट होती है और वेवलेंथ के लिए मिनिमम वाली लिमिट। जैसे मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। देखो अभी अपन ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में बात की है ना, मगर मान लो कुछ अल्कली मेटल्स जो होते हैं,
वो आपके विजिबल लाइट पे भी रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अल्कली मेटल्स एग्जांपल दे सकते बेटा आप? सॉरी, सोडियम, सीजियम, पोटेशियम, अल्कली मेटल्स, बोलिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इनफ। 2-3 भी नाम आ गए अपने सामने तो काफ़ी है। अब ऐसा है कि इमेजिन ये करो कि लाइट की वेवलेंथ पहले बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मतलब लाइट कौन से कलर का है? ब्लू कलर का है, वायलेट कलर का। ओके, मैंने वायलेट कलर की लाइट के ऊपर इंसिडेंट किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला वायलेट कलर का लाइट है, मगर इस पर इलेक्ट्रोड पे इंसिडेंट है। मैं माइक्रोमीटर को देखता हूँ, कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। वायलेट की फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को थोड़ी सी बढ़ाओ, वेवलेंथ को क्या करो? थोड़ी सी बढ़ाओ। तो भैया वेवलेंथ को मैं हल्का हल्का बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। ब्लू पर आया अपन, इंडिगो पे आया नहीं, ब्लू पे आया अपन नहीं, ग्रीन जैसी टच हुआ, जैसी ग्रीन कलर की लाइट पे आए, आपने क्या नोटिस किया? गैल्वेनोमीटर में या माइक्रोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, है ना। फिर तुमने क्या करे? कलर को और ज़्यादा उसका लेवल वेवलेंथ बढ़ाते गए। तुमने क्या करे? सॉरी, उल्टा बोल रहा क्या मैं? उल्टा बोल दे रहा मैं, सॉरी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, वेवलेंथ को कम करना है। वंस अगेन देखो, अगर मान लो आपने रेड कलर की लाइट इंसिडेंट किया, इसमें रेड कलर की लाइट को आपने इंसिडेंट किया और आप नोटिस करते हैं कि माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। फिर मैंने कलर को थोड़ा सा चेंज किया, मैं उसकी वेवलेंथ को कम कर रहा हूँ। मैंने ऑरेंज कलर की लाइट को इंसिडेंट किया, मैं देखता कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। येलो कलर की लाइट को मैंने इंसिडेंट किया और अब मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा? डिफ्लेक्शन नज़र आया। अरे भैया, यहाँ तो डिफ्लेक्शन हो गया, यानी करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब आगे क्या? मैं वेवलेंथ को और बढ़ा के देखता हूँ, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, ये सब में जाता हूँ। डिफ्लेक्शन मेंटेन रहता है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, डिफ्लेक्शन मेंटेन होता है, रहता है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, मगर वो इंक्रीज़ नहीं होता। मतलब एक बात तो तय हो गई कि आपने वेवलेंथ कम करते जा रहे थे। वेवलेंथ को क्या कर रहे थे आप? कम कर रहे थे। और किस चीज़ को बढ़ा रहे थे? फ्रीक्वेंसी को। वेवलेंथ कम कर रहे थे आप, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जा रहे। तो एक वेवलेंथ, एक लेवल आता है वेवलेंथ का, है ना, उससे और ज़्यादा नीचे जाओगे तो ही आपका क्या होगा? एमिशन होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। इसी तरह एक लेवल आता है फ्रीक्वेंसी का, उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी तो ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। तो हम लोग ने यही बात बेटा क्या देखे यहाँ पर कि वेवलेंथ कम करना पड़ता है और फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाते रहना पड़ता है। तो एक लेवल आती है फ्रीक्वेंसी की, उसको क्रॉस करने के बाद ही आप क्या देखते हैं? आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होता है। और ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हर एक मेटल के लिए अपनी अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ये अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। हॉलवेक्स एंड लेनार्ड ने इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर करके देखे। उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करके देखे, उन्होंने पोटेंशियल को रिवर्स करके भी देखे कि भैया पोटेंशियल को अपन रिवर्स करके देखते हैं क्या होता है। तो ये बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ किए। और अभी क्या टाइम हो रहा है? ठीक है ना, वो कल ही लूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारा है वो। तो भैया उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, फिर उसके बाद उनका एक नतीजा आया, है ना। उन्होंने पूरा उसको स्टडी पूरा अच्छे से पूरा ग्राफिकली वो बना के दिए, जिसको हम लोग अगले इसमें पढ़ने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ तक कि आपने नोटिस किया ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, है ना, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर है। और इतना ही इसमें कुछ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। कुल मिला के 2-3 फॉर्मूले पे पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, चैप्टर बेस्ड है। इसमें एक डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस करके आता है और एक ये वाला पार्ट आता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, बाकी का मैं अगले इसमें पढ़ा दूंगा, अभी के लिए इतना इनफ हो जाए।